चलिए जी, आज हम शुरू करते हैं 2.6 टॉपिक दैट इज चूजन ऑफ बेंचमार्क रिलेटेड फाइनेंशियल डाटा। इस टॉपिक में आपको बता रहा हूँ कि जो भी हमारा फाइनेंशियल डाटा है या फिर जिसको भी हम बेंचमार्क सेट करते हैं, उस डाटा को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं। मैं कौन से डाटा को मैं बेंचमार्क बना सकता हूँ। सबसे पहली बात ऐसी होती है, या तो हमारा जो पिछले साल का डाटा है, मतलब प्रायर पीरियड डाटा का मैं बेंचमार्क सेट कर सकता हूँ, या फिर पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, या फिर जो आज तक का डाटा मेंटेन हुआ है, जो आज तक का डाटा बना है, उसको भी बेंचमार्क सेट कर सकता हूँ। बजट्स और फोरकास्ट, मतलब किसी बजट को, किसी फोरकास्ट को जो एंटिटी ने बनाया हुआ है, उसको हम सेट कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि एज पर बजट, एज पर फोरकास्ट रिजल्ट आया है या नहीं आया है। एंड फोर्थ वन इज, मान लो कि सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं एंटिटी में, उस चेंजेस को भी हम बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी लेवल फॉर द पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजिशन अकाउंट बैलेंसेस। अब जैसा मैंने आपको बताया था, परफॉर्मेंस मैच्योरिटी क्या होती है। अगर एक होल के कम पे अगर हम मैच्योरिटी लेवल सेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मैच्योरिटी। बट परफॉर्मेंस मैच्योरिटी सेट करना कब जरूरी है और कब जरूरी नहीं है, मीन टू से कि क्या चीज हमें बताएंगी या फिर क्या फैक्टर्स हमें बताएंगी कि आपका परफॉर्मेंस मैच्योरिटी सेट करनी जरूरी है। या तो हमें एप्लीकेबल एफआरएफ या लो और रेगुलेशंस बताए, मतलब लो रेगुलेशंस हो या फिर एप्लीकेबल एफआरएफ ये हमें बताए तो हमें सेट करना जरूरी है। सेकंड, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, या फिर वो पार्टिकुलर आइटम ऐसा है जिसको ऊपर इंडस्ट्री का टेंशन फोकस्ड होता है, यूजर उसके ऊपर अपना फोकस करते हैं, उसके बेस पे डिसीजंस अपना लेते हैं, तो उस पर भी हम अपना अलग से परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट, रिवीजन ऑफ मेंटलिटी, मतलब अगर एक बार हमने मेंटलिटी सेट कर दी तो क्या प्लानिंग फेज में दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं उसको, या कर सकते हैं अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आए, कोई नई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ऑपरेशंस चेंज हो जाए या सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए, तो हम ओरिजिनल मेंटलिटी लेवल को चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटिंग द मेंटलिटी, क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। जो ओरिजिनल मेंटलिटी मैंने एट एफएस लेवल होल सेट किया था वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस मेंटलिटी जो मैंने सिलेक्ट की थी वो डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी, और इन दोनों में कोई भी चेंज आ गया हो तो वो भी हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। फिर आता है मेंटलिटी एंड ऑडिट रिस्क। बोथ पोजेस इनवर्स रिलेशनशिप। हाउ इनवर्स, आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो मैं एफर्ट्स कम लगाऊंगा, कम लगाऊं, ज्यादा लगाऊंगा, कम। तो मैच्योरिटी लेवल मेरा ज्यादा है, मतलब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो वहां पर मुझे एग्जैक्टली ओके, तो इसमें है ऑडिट रिस्क मैं कम रखूंगा, मैच्योरिटी ज्यादा मैंने रखी है तो मैच्योरिटी ज्यादा है तो ऑडिट रिस्क कम है, मैच्योरिटी कम है तो रिस्क ज्यादा होगा। फिर ऐसे करो, ऑडिट रिस्क ज्यादा है तो मैच्योरिटी बिल्कुल कम, और ऑडिट रिस्क बिल्कुल कम है तो मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल ज्यादा, ऐसे। अब मैच्योरिटी थ्रू आउट द ऑडिट हम कंसीडर करते हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करने में, एसेस करने में, इवेल्युएट करने में और फॉर्म द ओपिनियन करने में। क्योंकि जब भी कोई मिसस्टेटमेंट आती है तो दो तरह की होती है, करेक्टेड और अनकरेक्टेड। जो अनकरेक्टेड हो गई, अब जो करेक्ट हो गई उन पे तो कुछ नहीं देखना, करेक्ट हो गई अच्छी बात है, हटा दो उसे। अब जो अनकरेक्टेड रह गई तो उसमें हम दो चीज देखते हैं, वो लेवल के अंदर है या लेवल के बाहर है, मतलब मटेरियल है, मटेरियल नहीं है। अब मटेरियल है तो हम उसको कंसिडर करेंगे इन फॉर्मिंग द ओपिनियन, बट मटेरियल नहीं है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर एसए 315, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, मतलब इसको रैंप भी बोलते हैं। ओके, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि जो ऑडिटर होता है वो सिर्फ एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है, और अंडरस्टैंडिंग में वो क्या क्या चीज देखता है, इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर। इंडस्ट्री में वो क्या देखेगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्या एंटिटी सीजनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और एंटिटी कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट होती है। फिर रेगुलेटरी में कौन सा, एफआरएफ, फाइनेंशियल, लीगल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, प्रिंसिपल्स कैसे हैं एंटिटी के, और गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी जो इस पे इफेक्ट करती हैं, एंड इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट कैसी है। अदर्स में हम क्या देखेंगे, इन्फ्लेशन रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए। उसके बाद मैं देखूंगा नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी में हम क्या देखेंगे, अंडरस्टैंड कर रहा हूं भाई मैं, अंडरस्टैंड करने के फेस पे एंटिटी का नेचर हम देखेंगे, जैसे उसकी ओनरशिप कैसी है, ऑपरेशंस कैसे हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसी है, किस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड हुई है और किस तरह से वो फाइनेंस हुई है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं नेचर में, बिजनेस ऑपरेशंस हो गए जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और की फाइनेंसिंग डिसीजंस, ये आ गया ना टाइप ऑफ फाइनेंस में हो गया ये वाली चीज, एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, इसके एग्जांपल्स हो गए।
उसके बाद फिर हम चेक करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि एंटिटी ने कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर रखी है, और अगर चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर तो चेंजेस का रीजन क्या है, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या हैं, और बिजनेस रिस्क क्या है। और बिजनेस रिस्क कहाँ कहाँ से राइज होता है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट से, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस से। कई जगह पर इनसे रिस्क अराइज हो सकता है, दैट द ऑडिटर नीड टू बी अंडरस्टैंड, जो ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिर ऑडिटर जो है वो एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा, ताकि वो पता लगा पाए कि एंटिटी की परफॉर्मेंस कैसी है, पिछले साल से कंपेयर कर पाएगा। बट क्या क्या चीज ऐसी हैं जो परफॉर्मेंस को बताती हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जैसे रेशियोज, ट्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब। परफॉर्मेंस एनालिसिस कर लेंगे वन टू वन हम, बजट फोरकास्ट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट्स। अब व्हाई द अंडरस्टैंडिंग, चलो मैं रिवाइज कराता हूं एक बार। व्हाट आर द फाइव फैक्टर्स दैट नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और नेचर ऑफ एंटिटी, स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड लास्ट वन इज परफॉर्मेंस। ठीक है ना, उसमें परफॉर्मेंस आ गई अपने। आफ्टर दैट the point is why the understanding of entity and its environment is significant। entity की अंडरस्टैंडिंग है, उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक बात बताओ, अगर हम अगर हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता होगा कि कहाँ पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है और कहाँ पर कम ध्यान देना है। अगर मुझे एरियाज को अगर मुझे एरियाज को sorted करना है, तो एट दैट टाइम आई नीड टू नो कि कौन सा एरिया स्पेसिफिक स्पेशल अटेंशन है, कौन सा स्पेशल नहीं है। ओके, आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गई तो दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी है वो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि किस दायरे में रह के ऑडिटर को काम करना है। ओके, इसको आप ये भी कह सकते हो कि बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग द अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। फर्स्ट इज रिस्क, पता लग जाता है कि कहाँ पर रिस्क है, अंडरस्टैंडिंग करने से मुझे नेटलिटी पता चल जाती है, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी हैं, अप्रोप्रिएट है अप्रोप्रिएट नहीं है वो पता चल जाता है। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, मतलब कहां पर मुझे स्पेशली अटेंशन डालना है वो हमें पता चल जाता है। एक्सपेक्टेशन डेवलप करने में और ये इवेल्युएट करने में कि एविडेंस सफिशिएंट है सफिशिएंट नहीं है, तो इन चीजों में अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करती है। फिर आता है इंटरनल कंट्रोल। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, एनी प्रोसेस थ्रू विच द मिसस्टेटमेंट कैन बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड आर कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट को रिलायबल बनाना, ऑपरेशंस को इफेक्टिव और इफिशिएंटली कंडक्ट करना, एसेट को सेवगार्ड करना, और लो रेगुलेशन को कंप्लाई करना। दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर हम इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेंगे तो मुझे उसके क्या फायदे मिलेंगे। फर्स्ट इज टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट कितने वो पता चल जाएगा, और रिस्क को बढ़ावा कौन कौन से फैक्टर्स दे रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा, और एफएपी लगाने में भी हमें हेल्प हो जाएगी। अब इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस क्या है, मतलब नुकसान क्या है, या फिर कह सकते हो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फर्स्ट इज जितने भी कंट्रोल्स हमें लगाए हैं, हो सकता है जिस पर्सन के थ्रू हमने कंट्रोल लगाए हैं वो पर्सन ही कल्यूड हो जाए और कंट्रोल को ओवरराइड करने में इंडल्ज हो जाए, तो कल्यूजन अमंग पीपल। एंड हम कितने भी इंटरनल कंट्रोल लगा ले पर मिलेगी हमें क्या, ओनली रीजनेबल, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस हमें नहीं मिल सकते। लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटी के केस में कंट्रोल की हायरार्की नहीं होती, इसमें जो टॉप लेवल होते हैं वही संभालते हैं। जजमेंट बाय मैनेजमेंट एंड ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व, अब ये पता लगाने में कि कौन सा कंट्रोल लगाना है कौन सा नहीं लगाना है कैसे लगाना है, और जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। एंड जजमेंट ऑलवेज भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्टिविटी, और गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल, हो सकता है कि एंटिटी ने कंट्रोल तो लगा दिया बट लोगों को उसका पर्पस ही पता नहीं चला कि वो कंट्रोल लगाया क्यों गया है, ऐसा। अंदर से रीड कर लोगे अपने आप। ओके, उसके बाद देखिए कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स क्या है, फर्स्ट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकंड इज एंटिटीज रैप, एंड थर्ड इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ इज कंट्रोल एक्टिविटीज, एंड फाइव इज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है जो हमारा ओरा होता है, फिर वी कैन से जो हमारा एनवायरनमेंट होता है एंटिटी का, वो बताता है कि जो जैसे लोग हैं
लोग एडप्टिव हैं, रिसेप्टिव हैं, कि लोग उस चीज को एडप्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अगर मान लो कोई एक्स सब ने कंट्रोल लगाया, बट जो वहां के लोग हैं ना वही उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब वो लोग फॉलो करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो वहाँ के लोग या फिर इन्वायरमेंट वहां का डेफिशिएंट है, तो कंट्रोल भी डेफिशिएंट ही होगा। सो सेकंड एंटिटीज रैप, सबसे पहला रिस्क फाइंड आउट करने की जिम्मेवारी एंटिटी की होती है, और ऑडिटर चेक करेगा कि एंटिटी ने कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिस्क को आइडेंटिफाई करने में लगाए हुए हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है? गवर्नेंस, एटीट्यूड अवेयरनेस एंड सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। मतलब लोगों के एटीट्यूड, लोगों की अवेयरनेस, और टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टोन ऑफ मीन्स है कि लोग कितना, मतलब कितना एडेप्टिव नेचर है उनका नई चीजों को लेके। ओके, और ये सारी चीजें बताते हैं कि लोग कितने कंट्रोल कॉन्शियस हैं, लोग कितना कंट्रोल को फॉलो करते हैं। ओके जी। फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या, कि ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि एंटिटी के अंदर कल्चर ऑफ ऑनेस्टी है या नहीं है, और कल्चर ऑफ ऑनेस्टी हुआ तो इफेक्टिव कंट्रोल बनाने में ये एक एप्रोप्रिएट फाउंडेशन को हेल्प करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब क्या क्या चीज ऐसी हैं जो कंट्रोल एनवायरनमेंट को अच्छा बनाती है, क्या क्या चीज ऐसी हैं जो कंट्रोल एनवायरनमेंट को, आज के कंट्रोल एनवायरनमेंट सही होगा तो इंटरनल कंट्रोल भी सही होंगे। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू। मतलब मैनेजमेंट ने इम्प्लॉयज को बताया हुआ है कि किस तरह से आपको एथिकल रहना है, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स बताए हुए हैं सारे। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर है तो देर बाय कंट्रोल एनवायरनमेंट इफेक्टिव होगा। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, मतलब ऐसा कल्चर सेट करो कि हर एक बंदा कमिटेड हो कि हम लोग कॉम्पिटेंटली काम करेंगे, एथिकली हम लोग काम करेंगे। आफ्टर दैट पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी। पार्टिसिपेशन में टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है, कि मॉनिटरिंग में, चीजों को अडॉप्ट करवाने में टीसीडब्ल्यूजी का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ओके, तो वो भी क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट को अच्छा बनाता है। उसके बाद मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। मैनेजमेंट फिलोसफी ऑपरेटिंग स्टाइल क्या होता है, कि मैनेजमेंट को संभालने का, काम करने का तरीका कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हायरार्की लेवल क्या है, मतलब सेग्रीगेशन ड्यूटीज है या नहीं है। असाइनमेंट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए दैट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डेलीगेटेड टू द पर्सन हैविंग द अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, तो ये चीज भी हम देख लेंगे। एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि काम करने का तरीका कैसा है, या फिर जो कोई इंप्लॉय को हायर करने का मेथड कैसा है, मतलब पहले ट्रेन होना चाहिए, रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, वो सब मेथड्स हैं या नहीं है, ये सब हमें चेक करना यहाँ पर पड़ेगा। समझे? सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट? फर्स्ट इज communication, enforcement of integrity and ethical value, organization structure, job roles and responsibility, participation by TCWG, committed to competence, human resource policies and practices, and management philosophy and operating style, कि संभालने का तरीका कैसा है। हो जाएगा। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंस टू फ्रॉड। आप एक बात बताओ, ऑडिटर ना कंट्रोल्स को वेरीफाई कर रहा है, उसको लग रहा है कि कंट्रोल बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी काम कर रहे हैं, तो क्या ये गारंटी है कि कंट्रोल्स बिल्कुल इफेक्टिव होंगे? एग्जैक्टली, रीजनेबल एश्योरेंस ही दे पाएंगे कभी भी वो सेटिस्फैक्टरी एब्सोल्यूट डेटरेंस टू फ्रॉड। मतलब कंट्रोल अगर है, कंट्रोल कभी भी ये नहीं बताते कि फ्रॉड कभी भी होगा ही नहीं, वो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। और अल्टीमेटली इट डिपेंड अपॉन द ह्यूमन जजमेंट, इट डिपेंड ऑन द इनहेरेंट लिमिटेशन कि वो इफेक्टिव है इफेक्टिव नहीं है। फिर एंटिटीज रैप, एंटिटीज रैप क्या होता है, कि ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा कि एंटिटी के अंदर कोई प्रोसेस है या नहीं है। प्रोसेस ऑफ वर्ट, किस चीज की प्रोसेस, रिस्क को आइडेंटिफाई करने की, उसके सिग्निफिकेंस को एस्टिमेट करने की, लाइक्लीहुड को एसेस करने की, और एक्शंस को डिसाइड करने की। ये चार उसके अंदर मतलब प्रोसेस है या नहीं है, ये ऑडिटर डिसाइड करेगा। दैट मैनेजमेंट हैव प्रोसेस फॉर दीज फॉलोइंग। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द रिस्क, एस्टिमेट द रिस्क, एसेस द लाइक्लीहुड एंड डिसाइड अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शंस। जब रिस्क मिल गया है तो अब उसको कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है। Then information system, including the business processes relevant to the financial reporting and communication. Auditor
अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम में किस किस तरह से। फर्स्ट इज क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, सेकंड प्रोसीजर बाय विच द ट्रांजेक्शन इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड क्रिएट। मतलब ऑडिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम ये देखेगा कि क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन कैसी है, किस प्रोसीजर के थ्रू वो इनिशिएट किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं और करेक्ट किए जाते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे हैं, किस तरह से वो इवेंट और कंडीशन को कैप्चर करते हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसी है उनकी, और कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मतलब अकाउंटिंग के इर्द गिर्द कैसे कंट्रोल्स उन्होंने लगाए हैं। जैसे मान लो अप्रोप्रिएट पर्सन हमें बिठाना है वहां पर, या फिर हमें कोई कॉम्पिटेंट अकाउंटेंट हो, वो सब। तो ये जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्या, पहले क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रोसेस जिस तरह से वो इनिशिएट रिकॉर्ड करी जाती हैं, थर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर कैसे करता है न्यूजल इवेंट को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसी है, और कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज कैसे हैं। बस इतना करना है इसमें। कंट्रोल एक्टिविटीज एंड जो ऑडिटर है वो ये देखिए इंटरनल कंट्रोल के अंदर ये सारी एक्टिविटीज हैं या नहीं है। देर आर फोर कंट्रोल एक्टिविटीज। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस रिव्यू, second is information processing, third is physical control, and fourth is segregation of duties. First is performance review की control activity, second information processing, third physical control, and fourth second दोबारा से बोलो, first is performance review, second information processing, third physical control, and fourth segregation of duties. एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ये भी हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट है कि कोई भी कंट्रोल इफेक्टिव जब बनेगा तो उसको टाइमली मॉनिटर होता होगा। अगर किसी भी चीज का मॉनिटर होता ही नहीं है तो कभी भी इफेक्टिव नहीं बन सकता। अब अगर हमें किसी भी चीज को मॉनिटर करना है तो मॉनिटर दो तरीके से हो सकता है, तो ऑनगोइंग या फिर पीरियोडिक। ऑनगोइंग का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे उसको रिव्यू करते जाओ, और सेपरेट का मतलब अलग से पीरियड वाइज के 15 दिन में एक बार हमें मॉनिटर करना है, 20 दिन में एक बार हमें मॉनिटर करना है, उस तरीके से। तो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बताओ पांच है। फर्स्ट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकंड एंटिटीज रैप, थर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ कंट्रोल एक्टिविटीज, कहाँ ध्यान है, एंड फाइव इज मॉनिटरिंग। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या थे, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज वगैरह ये वाले। एंटिटीज का रैप क्या था, एंटिटीज के रैप में ये था कि ऑडिटिंग प्रोसेस को वेरीफाई करेगा, आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेशन, लाइक्लीहुड और एक्शन। ठीक है ना। फिर हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर कैसे करते हैं, और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे, इनिशिएट रिकॉर्ड कैसे होता है, जिल एंट्रीज, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, ठीक है। मतलब फोर परफॉर्मेंस रिव्यू, प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ द वेरी गुड। अब आता है ऑल और कंट्रोल्स आर रेलिवेंट। क्या सारे कंट्रोल्स रेलिवेंट होंगे? नो, नॉट ऑल कंट्रोल्स आर रेलिवेंट। कुछ कंट्रोल्स ऐसे जो रेलिवेंट होंगे, कुछ कंट्रोल्स ऐसे जो रेलिवेंट नहीं होंगे। बट ऐसे कौन से कंट्रोल हैं जो रेलिवेंट माने जाएंगे? मतलब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल को रेलिवेंट बनाता है? फर्स्ट इज मेटेरियलिटी, सेकंड इज सिग्निफिकेंस, थर्ड इज साइज, फोर्थ नेचर, देन कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी, लो रेगुलेशन क्या है, और फिर हमारा क्या है सर्कमस्टांसेस, एंड देन स्पेसिफिक कंट्रोल पीडीसी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मतलब हमारा कोई कंट्रोल है, एक कंट्रोल, दूसरा कंट्रोल उसके ऊपर डिपेंड है। अब पहला कंट्रोल जैसे काम करेगा वो डिपेंड करता है कि दूसरा कंट्रोल इफेक्टिव है इफेक्टिव नहीं है। सो दीज आर द पॉइंट्स जो एक कंट्रोल को इफेक्टिव बनाते हैं। मतलब पहले मेटेरियलिटी, जो आइटम है जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूं अगर वो मटेरियल है तो उसके ऊपर लगाया हुआ कंट्रोल भी मटेरियल होगा। एंटिटी का साइज ज्यादा है, या जो रिस्क मुझे मिला है और जिसको प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल लगाया गया है वो सिग्निफिकेंस है, तो कंट्रोल भी सिग्निफिकेंट होगा। समझे? साइज, नेचर, डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, लो रेगुलेशन, सर्कमस्टांसेस और स्पेसिफिक कंट्रोल कैसा है। बस। फिर कंट्रोल ऑफ कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। अब मान लो
एंटिटी ने कोई कंट्रोल लगाया हुआ है टू चेक द एक्यूरेसी एंड टू चेक द कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वो ऑडिटर वेरीफाई करेगा। सेफ गार्डिंग के ऊपर कंट्रोल, जैसे सेफ गार्डिंग के ऊपर कंट्रोल हम कैसे लगाते हैं कि कोई उसको अनऑथराइजली यूज ना कर सके, अनऑथराइजली एक्वायर ना कर सके, ओके, और प्रिवेंट कर रहे हो मतलब एक्सेसिव यूज ना कर सके हम उसको, पासवर्ड लिमिट एक्सेस हम कर दें। तो ये सारे क्या है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ इंटरनल कंट्रोल्स। हो जाएगा? श्योर। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेवेंट कंट्रोल, मतलब अब जो हमारा कंट्रोल है हमको हमें अंडरस्टैंड करना है, बट अंडरस्टैंड हम कैसे करेंगे, इंक्वायरी करके, ऑब्जर्व करके, इंस्पेक्ट करके, ट्रेस करके, ओके। और जो इम्प्रॉपर डिजाइन कंट्रोल एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब अगर मान लो कंट्रोल्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट ना कर सकते हो, दैट विल रिफ्लेक्ट द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। और इंक्वायरी कभी भी सफिशिएंट एविडेंसेस हमें प्रोवाइड नहीं करते, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन हमें बेस्ट एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं। समझे? अब आगे देखो, थोड़ा सा और कर लेते हैं। आफ्टर दैट, रिस्क दैट रिक्वायर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, इसमें आप ये बोलोगे कि नॉट ऑल द रिस्क आर सिग्निफिकेंट, सारे रिस्क जरूरी नहीं होते, मतलब हर एक रिस्क ऑडिट कंसिडरेशन के लिए जरूरी नहीं होता। ये रिस्क है जिनको हमें ऑडिट में कंसिडर करना पड़ेगा। फर्स्ट इज वेदर द रिस्क इज रिस्क ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड का रिस्क है तो हम कंसिडर करेंगे। रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिस्क है तो हम कंसिडर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नेचर का है, कंसिडर करेंगे। आरपीटी का है, करेंगे। डिग्री ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट कितनी इन्वॉल्व है, जितनी जजमेंट इन्वॉल्व है उतना हम कंसिडर करेंगे। एंड आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। समझे? अब रिस्क दो जगह से राइज होता है, रूटीन ट्रांजेक्शन से और, हाँ एग्जैक्टली, नॉन रूटीन से और जजमेंटल मैटर से। ओके, नॉन रूटीन जो अनयूजुअल होता है, कभी कभार होती है, जजमेंटल जिसके अंदर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। समझे? और ये रिस्क हमेशा सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, एक तो फ्रॉड का रिस्क और एक रिलेटेड, ये हमेशा चाहे रूटीन हो चाहे नॉन रूटीन हो। अदर फैक्टर ये है कि नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ से राइज होती है, यहां तक करेंगे आज हम, ठीक है ना। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ से राइज होती है? पहला, ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट द इफेक्टिव कंट्रोल। ये चार ऐसी चीजें हैं जो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देती हैं। पहला मैनेजमेंट इंटरवेंशन, सेकेंड, थर्ड कॉम्प्लेक्स एंगेजिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन एंड डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट द कंट्रोल्स। जजमेंट, greater for judgmental matters, accounting estimates and any transaction that require the subjectivity। तो ये दो हैं, ये हमारे भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे कि जजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके जी, और करवाऊं? हाँ, मोर ओवर हो जाना चाहिए कल। आगे वाला, ठीक, आज इतना ही करते हैं फिर।